Hello students, welcome to our online portal. Students, this is our fourth lecture of some basic concepts of chemistry. Students, in this lecture we will start law of chemical combination. And first is law of conservation of mass. Students, law of conservation of mass हमें किस साइंटिस्ट ने दिया था? एंटोनी लवोशियर. एंटोनी लवोशियर ने 1789 में इस लॉ के बारे में बताया. दैट इज इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. मतलब किसी भी एक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का टोटल मास होगा वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल रहेगा. क्लियर? हम इसमें दोनों एग्जांपल लेते हैं, फिजिकल चेंज भी और केमिकल चेंज भी. तो देखिए इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल क्या है. सपोज आपके पास यहाँ पे वाटर है लिक्विड फॉर्म में, इसको आपने चेंज किया वाटर गैसेस फॉर्म में. देखिए आपका जो इसके अंदर सब्सटेंस है वो तो चेंज नहीं हो रहा ना, H2O से H2O ही रह रहा है हमारे पास, बट उसकी स्टेट आपने चेंज कर दी. दैट इज इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस स्टेट. दिस रिएक्शन इज नोन एज फिजिकल चेंज. तो हमने ये फिजिकल चेंज देखा इसमें. अब इसके अंदर हम बात कर रहे हैं मास की, कंजर्वेशन ऑफ मास की. रिएक्टेंट में हमारे पास फॉर्मूला है H2O, और H2O का मास हमारे पास क्या होता है? 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 आ जाएगा. ऑक्सीजन हमारे पास 1 है और ऑक्सीजन का मास है 16, तो हमारे पास टोटल कितना मास आ जाएगा? 18. तो H2O हमारे पास रिएक्टेंट में है, H2O हमारे पास प्रोडक्ट में है. इट मींस हमारा मास जो है वो सेम रह रहा है, बस स्टेट चेंज हो रही है. इसी तरीके से आप केमिकल चेंज भी देख सकते हो. सपोज आपके पास कोई रिएक्शन है, सपोज हम ऐसा लिखे H2 प्लस O2, इससे आपने बनाया H2O. ठीक है, इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं. यहाँ पे सपोज 2 आया और यहाँ पे भी 2 आएगा. ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई. अब अगर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करना है ना, तो आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस होनी चाहिए. बैलेंस करना इक्वेशन को बहुत जरूरी है. बैलेंस करने से मतलब क्या स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स जो है वेरियस एलिमेंट्स के, दैट शुड बी इक्वल. क्लियर? अब इसके अंदर आप चेक कर लीजिए, हमारे पास H2 के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं. हमें पता है कि H2 का मास 2 है, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4, प्लस O2 है, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो टोटल मास हो जाएगा हमारे पास 32. तो 32 प्लस 4 36 हो गया रिएक्टेंट में. प्रोडक्ट में चेक कर लीजिए, हमें मालूम है कि H2O, अभी आपने मास निकाला कि H2O का मास 18 होता है. 2 मॉलिक्यूल है हमारे पास यहाँ पे वाटर के, देन 2 इंटू 18, ये भी हमारे पास कितना आ रहा है? 36. तो रिएक्टेंट में भी 36 आ रहा है और प्रोडक्ट में भी 36 आ रहा है. क्लियर? तो इसका मतलब कि चाहे हमारे पास फिजिकल चेंज आ जाए या हमारे पास केमिकल चेंज आ जाए, जो टोटल मास रिएक्टेंट का है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. मास को हम कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मास को कभी हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते किसी रिएक्शन में. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. स्टूडेंट्स, आई होप ये दोनों एग्जांपल आपको इसमें क्लियर हो गई. अब इसके अंदर कुछ लिमिटेशन लेते हैं. लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. देखिए इसमें क्या कह रहा है. दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. दिस लॉ फेल्स इन द न्यूक्लियर रिएक्शन. न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर ये लॉ फेल हो जाता है. इस पॉइंट को आप याद रखेंगे क्योंकि उसमें हम कुछ मास को एनर्जी में चेंज कर देते हैं. देखो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन E इक्वल्स टू mc स्क्वायर होता है. E यहाँ पे हमारे पास क्या है? एनर्जी, और m क्या है यहाँ पे? मास, और c वेलोसिटी होता है. तो जो आइंस्टाइन का ये रिलेशन है, ये किस किस के बीच में रिलेशन होता है? एनर्जी और मास के बीच में रिलेशन होता है. इट इज रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास. क्लियर? तो ये जो एनर्जी मास का रिलेशन है हमें ये बताता है कि जब किसी न्यूक्लियर रिएक्शन को हम लिखते हैं तो उसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल नहीं होता, वहां कुछ ना कुछ एनर्जी में मास चेंज हो जाता है. दैट इज व्हाई इट बिकम्स द लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसमें आपको रिएक्शन को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखिए कि हम कहां पे अप्लाई नहीं कर सकते लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को? न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम अप्लाई नहीं कर सकते. क्लियर? इसी के बेसिस पे देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज मास डिफेक्ट. जो मास में चेंज आता है किसी केमिकल रिएक्शन में, कौन सी? न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर. न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो भी मास के अंदर चेंज आए, दैट चेंज इन मास इज नोन एज मास डिफेक्ट. क्लियर?
जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने बोला ना कि मास में चेंज नहीं आएगा, बट लिमिटेशन हमने क्या देखी कि न्यूक्लियर एक्शंस के अंदर चेंज आता है। वो कितना चेंज आता है, दैट चेंज इज नोन एज मास डिफेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था आपके पास फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और उसकी कुछ लिमिटेशंस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये भी इसी के बेसिस पे बनाया है। Why law of conservation of mass should better be called as law of conservation of mass and energy defect? बिल्कुल सही कहता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी बोल दें तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी बोल देते हो देन इट विल इंक्लूड द लिमिटेशन इन इट। फिर उसके बाद आप नहीं बोल सकते इसके अंदर कि इसके अंदर कोई लिमिटेशन है, क्योंकि जो लिमिटेशन थी वो किसकी वजह से थी, एनर्जी की वजह से। मास किस में चेंज हो रहा था, एनर्जी में चेंज हो रहा था। पर अगर आपने लॉ को ही चेंज कर दिया, अगर आपने लॉ ही इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी कर दिया, मतलब टोटल मास एंड टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास एंड टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास एंड टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अगर दोनों मास और एनर्जी की बात करें फिर इसके अंदर लिमिटेशन नहीं बचेगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि इस लॉ को अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी बोलें तो क्या ज्यादा अच्छा है? बिल्कुल इसमें। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास था इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं बच्चे हमारे नेक्स्ट लॉ की तरफ। क्लियर? नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इट इज गिवन बाय J.L. Proust in 1799। स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम और ईयर बताया, ये जस्ट हमारी नॉलेज के लिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको नहीं जनरली पूछे जाते। केमिस्ट्री में हमेशा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से मतलब क्या स्टूडेंट समझिएगा। देखिए कि इसमें मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास वाटर है H2O। आप अपने स्कूल में अगर वाटर को हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें फॉर्मूला क्या होगा, H2O। अगर आप घर में कंज्यूम कर रहे हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O। अगर आप अपने शहर में कंज्यूम कर रहे हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O। अगर आप अपनी सिटी से बाहर कहीं पे कंज्यूम कर रहे हो तो फॉर्मूला क्या होगा, H2O। अगर अपनी कंट्री से बाहर कहीं पे कंज्यूम कर रहे हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O। क्या वाटर का फॉर्मूला कभी चेंज होगा? नहीं। चाहे वाटर आप ऐसा बोल दीजिए, चाहे वाटर प्योर है, चाहे वाटर इम्प्योर है, चाहे वाटर सॉल्टी है, चाहे वाटर स्वीट है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वाटर का फॉर्मूला तो हमेशा H2O ही रहेगा। अगर उसके अंदर ऐसा कोई चेंजेस है कि वो प्योर हो, इम्प्योर हो, सॉल्टी हो, स्वीट हो, तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज है, कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट एडिड है, पर जो वाटर है उसका फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यही हमारे पास ये लॉ कहता है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, किसी भी एक केमिकल कंपाउंड के अंदर कितने एटम्स एक दूसरे से कंबाइन होंगे, कितने मास की रेशियो में कंबाइन होंगे, वो हमेशा सेम रहेगा, उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखो मैं इसको अगर आप एक एग्जांपल से बताऊं तो इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगी। देखिए मान लीजिए H2O है, इसको मैं मास की एग्जांपल से लेता हूं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका मास निकालते हैं। हाइड्रोजन 2 एटम है तो मास 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का एक एटम का मास 16 होता है। तो इसके अंदर मास की रेशियो ले लो, तो ये मास की रेशियो बन जाएगी स्टूडेंट्स, अगर इसको हम कैंसिल आउट करते हैं सिंपल फॉर्म में 1:8 रेशियो आ जाएगी हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। अब सेम केस मान लीजिए आप मलोट में हो और मलोट के अंदर मान लीजिए आप ये रेशियो ले रहे हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वाटर की, तो 1:8 आएगी। सपोज आप अबोहर आ गए, ठीक है, आपने सिटी को चेंज कर लिया। अब इसके अंदर आप अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो लोगे तो क्या वो रेशियो चेंज हो जाएगी? नहीं, ये रेशियो तो हमेशा क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। इट इज 1:8। अगर आप किसी भी कंट्री में हो तो भी हमारे पास जो वाटर है उसके अंदर मास की जो रेशियो है दैट विल बी सेम, दैट इज 1:8 इन केस ऑफ वाटर। क्लियर? ऐसे में आपको एक और एग्जांपल दूं, CO2 की एग्जांपल ले लीजिए। हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो कार्बन और ऑक्सीजन के मास की रेशियो ले लेता हूं। यहाँ पे कार्बन का मास 12 है हमारे पास, 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो यहाँ पे मास हो जाएगा हमारे पास 32। इसको कैंसिल आउट कीजिए, 4 के टेबल पे कैंसिल कर रहा हूँ इसको, और 8, तो 3:8 हमारे पास रेशियो आ रही है। अब CO2 इज एक्सहेल्ड बाय एनीवन, वेदर इट इज मी और एनी वन ऑफ यू। आप में से कोई एक्सहेल करे या मैं एक्सहेल करूं, तो उसके अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन है उसकी रेशियो स्टूडेंट्स हमेशा क्या रहेगी, 3:8 ही रहेगी। तो ये कॉम्पोजिशन कभी भी चेंज नहीं होती,
ये प्रोपोर्शन कभी चेंज नहीं होता। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। क्लियर क्लियर हो गया ना। ये दो हमारे पास लॉ थे स्टार्टिंग के अंदर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसके अंदर भी स्टूडेंट्स मैं आपको एक लिमिटेशन लेके दिखाता हूं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की लिमिटेशन क्या हो सकती है। देखिए अब जैसे मैंने इसमें वाटर की एग्जांपल ली, देखिए लिमिटेशंस जो है ना, साइंस आप जब भी करोगे तो लिमिटेशन आपको जरूर मिलेगी। हम जो लॉ पढ़ रहे हैं वो जनरल के लिए पढ़ते हैं, जो भी लिमिटेशन आती है हम उसको अलग से पढ़ लेंगे। अब देखिए इसके अंदर मान लीजिए आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो ले रहे हो। हमने अभी देखा कि 2:16 करेंगे तो ये 1:8 की रेशो बन जाएगी हम। अब स्टूडेंट्स आपने एक टर्म पढ़ रखी होगी पहले भी, आइसोटॉप्स के बारे में। आइसोटॉप्स क्या होता है? एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है उसके आइसोटॉप्स हमारे पास ऑक्सीजन 16 वाला भी होता है और ऑक्सीजन 18 वाला भी होता है। आइसोटॉप्स का मतलब जिसके अंदर एटॉमिक नंबर तो सेम हो पर मास नंबर डिफरेंट हो। तो ये मैंने यहाँ पे मास नंबर ऑक्सीजन 16 ले लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास मैंने 18 ले लिया, तो डिफरेंस आ गया ना दोनों के अंदर। अब अगर मान लीजिए आपके पास जो H2O प्रेजेंट है उसके अंदर ऑक्सीजन कौन सा है? 18 वाला प्रेजेंट है। अब इसकी रेशो लीजिए, अब रेशो क्या बन जाएगी? 2:18 अब करोगे तो ये रेशो बन जाएगी 1:9। तो ये तो आपके पास वाटर की मास की रेशो अलग आ गई। तो ये ही क्या बन जाएगी? लिमिटेशन। तो कब कांस्टेंट कंपोजिशन हम बोल सकते हैं कि इसकी कुछ लिमिटेशन है? व्हेन आइसोटॉप्स आर यूज्ड। अगर किसी फॉर्मूला में आइसोटॉप्स यूज हो जाए तो वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो नहीं करेगा, वो उसकी लिमिटेशन बन जाएगा, ड्रॉबैक बन जाएगा, उसकी कमी बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको दो लॉ समझाए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के अंदर हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के अंदर आपने एग्जांपल्स को याद रखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो विद एग्जांपल ही आप इसका आंसर देंगे हमेशा। इसके बाद हमने इसकी लिमिटेशन देखी, जब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर जनरली होता है, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की लिमिटेशन बन जाएगी। फिर हमने उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किए कि हम मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी बोले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर इसके बाद इसकी कोई लिमिटेशन नहीं बचेगी। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अगर आप किसी भी कंपाउंड को किसी भी सोर्स से ले रहे हो तो उसकी कंपोजिशन सेम रहती है। ये मैंने आपको एग्जांपल दी अब ओवरलोड के हिसाब से, या फिर आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से भी समझ सकते हो। इसमें भी लिमिटेशन क्या आ जाएगी? अगर आप आइसोटोप यूज कर रहे हो तो फिर आप लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आपने लिमिटेशन विद एग्जांपल्स आपने याद रखना है, इससे ही रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स लेक्चर सुनने के बाद वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके, टेक्स्ट करके, कॉल करके डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गुड लक।